गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। कल मैंने रदरफोर्ड के नाभिक के मॉडल के बारे में समझाया था। तो आज मैं उसका मुख्य जो तथ्य वो बताऊंगी और साथ ही उसका जो सीमाएं है, मतलब लिमिटेशन क्या क्या था वो बताऊंगी। ठीक है, तो थोड़े थोड़े देख लेते हैं। मैं नोट्स भेज दूंगी तो आप लोग उससे देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो में तो क्लियर नहीं आता। ठीक है, तो देखो सबसे पहला पॉइंट, किसी भी परमाणु के दो भाग होते हैं। ठीक है, ये जानते हैं अपन, परमाणु जो होता है, एटम जो होता है, उसका दो पार्ट्स होता है। पहला एक नाभिक जो सेंट्रल होता है, मतलब केंद्रक होता है, और दूसरा जो होता है कक्ष, जिस पर इलेक्ट्रॉन मतलब चलते रहते हैं, मतलब सॉरी घूमते रहते हैं, है ना। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी परमाणु के दो भाग होते हैं, जिन्हें नाभिक तथा नाभिक के बाहर कक्ष को क्या बोलते हैं, सॉरी नाभिक के बाह्यतम को क्या बोलते हैं, कक्ष कहते हैं। ठीक है, मतलब जो राउंड रहता है उसको अपन क्या बोलते हैं, कक्ष कहते हैं। और क्या बोलते हैं, सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान तथा संपूर्ण धनात्मक आवेश उसके केंद्र में बहुत छोटे स्थान से में केंद्रित रहता है। मतलब ये है कि जो एटम है, एटम का जो पूरा जो केंद्रक है, केंद्रक में हम लोग जानते हैं कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं। हालांकि ओवरऑल हम लोग देखें कि न्यूट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, और प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिव चार्ज। लेकिन पूरा जो टोटल करने के बाद ये होता है कि जो नाभिक होता है एक्चुअल में पॉजिटिव ही चार्ज होता है। ठीक है, और जो बाह्यतम कक्ष का जो इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये हमेशा बने रहता है कि अगर जब नाभिक पॉजिटिव है और जो कक्ष जो है उसमें नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, मतलब ये है कि दोनों क्या होंगे, एक दूसरे को आकर्षित करते हुए रहेंगे, और दोनों का जो आवेश हो लगभग बराबर होगा, तभी जाके दोनों एक दूसरे टिके हुए हैं, है ना। मतलब नाभिक नाभिक के जगह पे और इलेक्ट्रॉन कक्ष कक्ष में है। ठीक है, अगर दोनों का मतलब कि अगर चार्ज में थोड़ा ज़्यादा कम ऐसा अगर होता तो क्या होता, थोड़ा सोच के देखो। अगर दोनों में कम ज़्यादा होता तो जिसके पास ज़्यादा ताकत होता, मतलब जिसके पास ज़्यादा एनर्जी होता, या तो पॉजिटिव के पास अगर नाभिक के पास ज़्यादा एनर्जी होता तो डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन को खींच लेता। अगर इलेक्ट्रॉन के पास ज़्यादा मतलब ताकत होता तो इलेक्ट्रॉन नाभिक को खींच लेता। मतलब कोई ऐसा डिसबैलेंस हो जाता। इस वजह से ये क्या है, परमाणु जो होता है इसमें सब जगह पे क्या होता है, बराबर बैलेंस बना हुआ रहता है, ताकि क्या होता है, नाभिक के चारों ओर वो मिनिमम आकर्षण के द्वारा वो क्या करे, नाभिक के चारों ओर बस चक्कर लगाते रहे, कौन, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, डायग्राम देख सकते हो आप लोग। और जो थर्ड पॉइंट है, बस छोटा छोटा ही लिखना, ज़्यादा नहीं लिखना, जितना रेड पेन से मतलब टिक लगा दी ना उतना ही बस लिखना। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखो, विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के नाभिक के आवेश का परिणाम क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। मतलब ये बोलना चाहता है ये कि विभिन्न तत्वों मतलब जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सभी परमाणु अलग अलग है। अब परमाणु अलग अलग है तो उनका जो एटॉमिक मास जो होगा, मतलब उसका जो वेट होगा, वो सब भी अलग अलग होगा। तो उसी चीज़ को बताया गया है, विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के नाभिकों के आवेश का परिणाम भिन्न भिन्न होता है। मतलब उनका जो एटम का जो भार वगैरह होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है, बस ये बताया गया है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है, नाभिक के चारों ओर ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन कक्ष, जिसको ऑर्बिट बोलते हैं इंग्लिश में चक्रण करते रहते हैं, जिसकी संख्या नाभिक के धन आवेश के बराबर होती है। जैसे अभी बताई थी मैं, जो इसमें ये बोला गया, जो इलेक्ट्रॉन होता है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, और नाभिक और जो इलेक्ट्रॉन है, जो कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इन दोनों का जो आवेश होता है, दोनों क्या होता है, इक्वल होता है, बराबर होता है। ठीक है, अतः क्या है, परमाणु उदासीन बना रहता है। मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, नाभिक में पॉजिटिव है, बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है वो क्या है, वो नेगेटिव चार्ज है। तो दोनों इस तरह से क्या हुआ है, एक दूसरे को बैलेंस करते हुए हैं। ठीक है, तो यही बात बताया गया है। अब देखो फिफ्थ पॉइंट, ये फोर्थ, ये वाला मत लिखना जहाँ जहाँ टिक लगाई मुझे। तो फिफ्थ पॉइंट देख लो, परमाणु में परमाणु में नाभिक तथा घूमते हुए इलेक्ट्रॉनों के बीच का स्थान रिक्त रहता है।
देखो, जो रदरफोर्ड का जो नाभिकीय मॉडल जो है उसमें हम लोग पढ़े थे, तब ये पता चला था जो केंद्रक होता है, जो नाभिक होता है, वो एकदम छोटा सा होता है ना, बहुत छोटा सा होता है। तो उसी चीज़ को ये बताया गया है कि परमाणु का नाभिक तथा घूमते हुए इलेक्ट्रॉनों के बीच का स्थान रिक्त रहता है, मतलब बहुत दूरी रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा खाली स्थान रहता है, जैसे नाभिक के बीच में और उसके बाद बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन रहता है। तो ये इन दोनों के जो बीच का सफ़र है वो क्या रहता है, एकदम ज़्यादा खाली रहता है। तो ये क्या रहता है, खाली रहता है। ठीक है, अब इतने ही 5 पॉइंट लिखना बस इस चीज़ में। अब मैं इसका क्या बता देती हूँ। रदरफोर्ड मतलब नाभिकीय मॉडल में कुछ तथ्यात्मक त्रुटियां हैं जो कि मॉडल की सीमाएं हैं। मतलब ये है, जो रदरफोर्ड का जो नाभिकीय मॉडल जो था उसके फेल होने के क्या कारण थे, क्यों, मतलब कुछ कारणवश उसमें त्रुटियां उत्पन्न हो गई। वो जो त्रुटियां थी, वो जो गलतियां थी, वो जो खामियां थी, उस चीज़ को अपन को बताना है। और ये क्या है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये कैसे भी करेंगे तो ये इस चैप्टर में ये आता ही है, मतलब। ठीक है, जो लिमिटेशन है ना वो पूछा जाता है। तो लिमिटेशन आप कैसे बता पाओगे, जब तक आप नाभिकीय मॉडल को आप ठीक तरह से रीड नहीं किए हो, पढ़े नहीं हो, तो आप लोग नाभिकीय का जो मतलब रदरफोर्ड के जो मॉडल है उनकी सीमाएं भी आप नहीं बता पाओगे, है ना। तो आप लोग एक बार उसको रीड कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना, उसके बाद उसकी सीमाएं लिख लेना, नोट कर लेना। और मैं इसको समझाती हूँ तो आप लोग कॉपी में नोट करके समझ लेंगे। ठीक है, तो देखिए एक बार जो लिमिटेशन है उसका फर्स्ट पॉइंट देख लो। परमाणु के स्थायित्व को समझा नहीं सका। ठीक है, परमाणु का जो स्टेबिलिटी होता है उसको उसने समझा नहीं पाया। कैसे करके नहीं समझा पाया, इसके अनुसार किसी नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ऐसा करने पर धीरे धीरे ऊर्जा का ह्रास हो जाएगा। ठीक है, और मतलब ये है कि जो रदरफोर्ड है, उनको जब समझाने को कहा गया तो उन्होंने क्या बताया, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ग्रह के रूप में होते हैं, और जो क्या बोलते हैं नाभिक होते हैं वो एक सूर्य की तरह होते हैं। मतलब सौर मंडल का उदाहरण देते हुए उन्होंने समझाया। तो हम लोग जानते हैं, चलो ठीक है, सौर मंडल में भी ऐसी होता है, सूर्य केंद्रक के रूप में रहता है और पूरे ग्रह उसके चक्कर लगाते हैं। लेकिन बात यह है कि इलेक्ट्रॉन और परमाणु को उनके साथ कंपेयर करने का कोई मेन ठोस कुछ है ही नहीं, कहने का मतलब। क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और नाभिक क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। जबकि सौर मंडल में ऐसा कुछ नहीं होता। हालांकि ग्रह जो होते हैं सूर्य के चक्कर लगाते हैं, लेकिन ग्रह में क्या होता है, कोई चार्ज होता है क्या, नहीं होता है। वो क्या होता है, नहीं, मतलब कोई उसमें चार्ज नहीं है, कोई ऋण, ना तो ऋण आवेशित है ना तो धन आवेशित है। जबकि अगर हम लोग परमाणु के साथ उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं तो इसमें भी वैसा होना चाहिए था। तो उसी बात को बताया गया है, जो इलेक्ट्रॉन होता है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ऐसा करने पर धीरे धीरे ऊर्जा का ह्रास हो जाएगा। और अंत में, मतलब कोई भी जो चार्ज वाले जो चीज़ होते हैं, मतलब किसी भी चीज़ में अगर कोई आवेश होता है, ठीक है, और जिसके पास भी कुछ आवेश होता है वो क्या होता है, धीरे धीरे कम होता जाता है। क्योंकि कोई चीज़ में सपोज कोई चार्ज उपस्थित है, कोई आवेश है, और वो धीरे धीरे गति करता जाएगा तो क्या होगा, उसका कोई भी जो आवेश होगा वो धीरे धीरे नष्ट होता जाएगा, है ना। जो कि अगर हम लोग देखें ग्रह और सूर्य के बीच में देखें तो जैसे वो चक्कर लगाते रहता है, अगर मान लो सपोज जो ग्रह में कुछ आवेश होगा और वो ग्रह चक्कर बार बार लगाते जाएगा, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि उसका जो आवेश होगा धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। ठीक है, तो वही बात को इस पे रखना है आपको। तो देखो, जब इलेक्ट्रॉन चक्कर चक्कर लगाते जाएगा, ठीक है, तो उसका भी क्या होगा, धीरे धीरे ऊर्जा का ह्रास हो जाएगा, मतलब ऊर्जा धीरे धीरे खत्म होने लगेगी, और अंत में इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा, खत्म होता जाएगा। तो उसका जो त्रिज्या होगा धीरे धीरे कम कम होता जाएगा, है ना। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आवेश होता है, और नाभिक धनावेशित, और नाभिक जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से टोटल उसका जो काउंटिंग होता है वो कितना कैसा होता है, धनावेशित होता है। ठीक है, तो इस तरह परमाणु का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब देखो, ये जो स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, पहले इलेक्ट्रॉन है,
धीरे धीरे इसका एनर्जी ख़त्म होते जाएगा। मतलब ये चक्कर तो लगा रहा है डेली डेली, है ना। अब इसका चक्कर लगाते लगाते इसका जो एनर्जी है वो ख़त्म होते जाएगा धीरे धीरे। एक टाइम ऐसा आएगा कि उसकी त्रिज्या धीरे धीरे कम होने लगेगी। उसके बाद क्या होगा, वो सीधा नाभिक में, चूँकि ये नेगेटिव चार्ज है ना, ये क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और जो न्यूक्लियस होता है पॉजिटिव चार्ज। तो अगर इसकी त्रिज्या धीरे धीरे कम होते जाएगी और इसके पास थोड़ा कम ही आवेश बचेगा, तो पॉजिटिव चार्ज का ज़्यादा आवेश हो जाएगा, तो क्या कर लेगा, तुरंत इसको डायरेक्ट क्या हो जाएगा, खींच लेगा। जो कि ये खींचने के पश्चात परमाणु का जो अस्तित्व है वही खत्म हो जाएगा। मतलब इस चीज़ को उन्होंने बताने में असमर्थ जताई और वो बता नहीं पाई, ठीक तरह से इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इस वजह से ये फ्लॉप हो गए। ठीक है, मतलब ये जो नियम है ना, कुछ चीज़ों में फॉलो नहीं हो पाया। सेकंड पॉइंट देखो, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किस प्रकार से चक्कर लगाते हैं। इसकी भी वो मतलब किस प्रकार से वो चक्कर लगाते हैं, सर्कुलर मोशन में लगाते हैं या फिर इलेप्टिकल ऑर्बिटल में लगाते हैं, मतलब दीर्घवृत्त में लगाते हैं। दीर्घवृत्त समझते हो, जैसे कि ऐसे अंडे आकार में, है ना, वैसे चक्कर लगाते हैं, या फिर सर्कुलर मोशन में चक्कर लगाते हैं। उस चीज़ को क्लियर नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो ये उनका क्या है, सेकंड लिमिटेशन है, सेकंड जो सीमाएं हैं। इसको अच्छे से नोट कर लेना, नोट बना लेना, उसके बाद फिर वीडियो को देखना तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है।